गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। आज अपन नया टॉपिक शुरू करते हैं बेटा। फर्मेंटेशन या किण्वन। अब फर्मेंटेशन या किण्वन पढ़ने से पहले पिछली क्लास में अपन ने बेटा क्या पढ़ा था? लास्ट टॉपिक अपन ने पढ़ा था अनोक्सी श्वसन। और अनोक्सी श्वसन का अर्थ क्या था बेटा? आणविक O2 की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन को ही क्या कहते हैं बेटा? अनोक्सी श्वसन। जिसमें शर्करा या ग्लूकोज का क्या होता है बेटा? अपूर्ण ऑक्सीकरण, जिसके फलस्वरूप दो मॉलिक्यूल CO2 के प्लस दो मॉलिक्यूल किसके बेटा? C2H5 OH एथेनॉल के प्लस क्या बनती है बेटा? एनर्जी। अब अपूर्ण ऑक्सीकरण होने के कारण बहुत कम मात्रा में क्या उत्पन्न होती है बेटा? एनर्जी उत्पन्न होती है। अब आज अपन ने टॉपिक शुरू किया है बेटा कौन सा? किण्वन या फर्मेंटेशन। किण्वन या फर्मेंटेशन का अर्थ क्या है बेटा? ध्यान से सुनना। तो किसके अंदर बेटा? बैक्टीरिया एंड फंगस यानी कि कवक के अंदर होने वाले कौन से श्वसन को बेटा? अनोक्सी श्वसन को ही क्या कहते हैं बेटा? किण्वन कहते हैं। फर्मेंटेशन या किण्वन का अर्थ क्या निकला? बैक्टीरिया एंड फंगस के अंदर पाए जाने वाले एक प्रकार के अनोक्सी श्वसन को ही क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। अब कौन से श्वसन है? अनोक्सी श्वसन। तो बैक्टीरिया एंड फंगस के अंदर पाए जाने वाले अनोक्सी श्वसन को ही क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। जिसमें किसकी आवश्यकता नहीं होती है बेटा? आणविक ऑक्सीजन या O2 की आवश्यकता क्या होती है बेटा? नहीं होती है। तो बैक्टीरिया एंड फंगस के अंदर पाए जाने वाले अनोक्सी श्वसन को ही अपन क्या कहते हैं? किण्वन कहते हैं। जिसमें O2 की क्या नहीं होती बेटा? आवश्यकता नहीं होती है। अब किण्वन की प्रक्रिया में, फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में शर्करा यानी कि ग्लूकोज का क्या होता है बेटा? अपूर्ण क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है। अब श्वसन की भांति, अनोक्सी श्वसन की भांति किण्वन में भी शर्करा का क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है। जिसके फलस्वरूप या तो बनता बेटा एथेनॉल या अनोदर ऑर्गेनिक कार्बनिक अम्लों का क्या होता है? निर्माण होता है। तथा साथ में अल्प मात्रा में क्या उत्पन्न होती है बेटा? ऊर्जा या एनर्जी भी उत्पन्न होती है। तो बैक्टीरिया एंड फंगस के अंदर होने वाले अनोक्सी श्वसन को ही क्या कहते हैं? किण्वन। जिसमें अनोक्सी श्वसन की भांति ग्लूकोज का क्या होता है? अपूर्ण ऑक्सीकरण। जिसका एंड प्रोडक्ट क्या होता है बेटा? या तो एथेनॉल या फिर अनोदर ऑर्गेनिक सब्सटेंस या एसिड अकार्बनिक अम्लों क्या होता है? निर्माण होता है। जिसमें अल्प मात्रा में किसका उत्पादन होता है बेटा? ऊर्जा का उत्पादन होता है। अब सबसे पहले लुईस
पास्चर नामक वैज्ञानिक ने बताया था कि यीस्ट कवक, यीस्ट क्या है बेटा, एक कोशिकीय कवक है जिसका वैज्ञानिक नाम सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी होगा। अब लुईस पास्चर ने बताया कि यीस्ट कोशिका की उपापचय क्रियाओं के द्वारा, उपापचय क्रिया इसका मतलब कोशिका के अंदर होने वाली जो मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी है, उपापचय क्रियाओं के द्वारा किसका निर्माण होता है बेटा, एथेनॉल या एल्कोहल का क्या होता है, निर्माण होता है। उसके पश्चात कौन से वैज्ञानिक ने बेटा, बुकनर नामक वैज्ञानिक ने, कौन से वैज्ञानिक ने, बुकनर नामक वैज्ञानिक ने यीस्ट कवक से कौन से एंजाइम को पृथक किया, जाइमेज एंजाइम को पृथक किया, और जाइमेज एंजाइम की सहायता से भी ग्लूकोज के अपूर्ण ऑक्सीकरण द्वारा किसका निर्माण किया जा सकता है बेटा, एथेनॉल का निर्माण किया जा सकता है। तब उसके पश्चात वैज्ञानिकों ने क्या किया, सिद्ध किया था कि किण्वन की प्रक्रिया संपन्न होने के लिए कोशिका का होना आवश्यक है नहीं। कोशिकाओं के द्वारा, क्योंकि ये जीवाणु या जो कवक है वो एक कोशिकीय का, कोशिका के उपापचय क्रियाओं के द्वारा कोशिका किण्वन की प्रक्रिया संपन्न होती है, लेकिन इन कोशिकाओं के बिना भी इन कोशिका के जाइमेज एंजाइम की सहायता से भी किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण किया जा सकता है, एथेनॉल का। इसलिए किण्वन के लिए कोशिका का होना या जीवित एक कोशिकीय जीव का होना भी अनिवार्य नहीं। अगला पॉइंट है बेटा, टाइप ऑफ फर्मेंटेशन, किण्वन के प्रकार। किण्वन को अंतिम उत्पाद के आधार पर 4 प्रकारों में विभाजित किया गया है। किसके आधार पर बेटा, किण्वन की प्रक्रिया को अंतिम उत्पाद के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला प्रकार बनता है बेटा एल्कोहलिक किण्वन। एल्कोहलिक किण्वन, एल्कोहलिक किण्वन का अर्थ क्या है, जब किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा किसका निर्माण होता है बेटा, अंतिम उत्पाद के रूप में एथेनॉल या एल्कोहल का निर्माण होता है, तो ऐसे किण्वन को क्या कहते हैं, एल्कोहलिक किण्वन कहते हैं। जब किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है, एल्कोहल का निर्माण होता है, तो इस प्रकार के किण्वन को क्या कहते हैं, एल्कोहलिक किण्वन कहते हैं। एल्कोहलिक किण्वन मुख्य रूप से कौन से जीवाणु में बेटा, यीस्ट फंगस में, यीस्ट फंगस में, इसके अलावा अनेक प्रकार के जीवाणु में व कुछ पौधों में किस प्रकार का किण्वन पाया जाता है, एल्कोहलिक किण्वन पाया। अब सबसे अच्छा उदाहरण अपन दे सकते हैं, घर में अपन क्या बनाते हैं, राबड़ी बाट करते हैं।
राबड़ी बनाने की प्रोसेस आप सब जानते हैं। अपन आटा लेते हैं, आटे के अंदर क्या आएगा, स्टार्च। अब उस आटे में अपन क्या डालते हैं, छाछ डालते हैं। छाछ के अंदर कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है। कौन सा बैक्टीरिया पाया जाता है, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है या लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाया जाता है। अब ये बैक्टीरिया स्टार्च का पाचन करते हैं ग्लूकोज में, ग्लूकोज का एप्रोक्सीकरण होता है, जिसके फलस्वरूप जो राबड़ी बनती है उसमें अलग मात्रा में क्या बनता है, अल्कोहल या एथेनॉल बनता है। और उसका जब अपन सेवन करते हैं तो उसके अपहरण अपन हो जाती है, नींद आती है। तो नींद का आने का कारण क्या है, उसमें अलग मात्रा में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है, अल्कोहल। अब अल्कोहलिक किण्वन की क्या देखें बेटा अपन, क्रियाविधि देखें। तो सबसे पहले जो ग्लूकोज है उस ग्लूकोज का क्या होगा बेटा, ग्लाइकोलाइसिस द्वारा पायरुविक एसिड के कितने अणु बनते हैं बेटा, 2 अणु बनते हैं। साथ में 2 मॉलिक्यूल किसके बनते हैं, NADH2 के भी बनते हैं। और 2 अणु किसके बने थे, ATP। अब पायरुविक एसिड से आगे जाकर किसका निर्माण होना बेटा, अल्कोहल का। पायरुविक एसिड से अल्कोहल का निर्माण 2 चरणों में पूरा होता है। कितने चरणों में पूरा होता है बेटा, 2 चरणों में पूरा होता है। सबसे पहला चरण में क्या होगा बेटा, ये आपके पास क्या था बेटा, पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड का, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन। यहां पर कौन सा शब्द बोला बेटा, ऑक्सीडेटिव डी कार्बोक्सिलेशन नहीं बोलकर मैं क्या कह रहा हूं, सिर्फ क्या होता है, डी कार्बोक्सिलेशन होता है। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, पायरुविक एसिड डी कार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में, जिसके फलस्वरूप एक मॉलिक्यूल किसका बाहर निकल जाएगा बेटा, CO2 का बाहर निकल जाएगा। और CO2 के बाहर निकल से ये यहां से निकल गया तो क्या बच गया बेटा, CH3 CHO यानी कि एस्टेल्डिहाइड। एस्टेल्डिहाइड। अब सेकंड चरण में क्या होता है, एस्टेल्डिहाइड का क्या होता है बेटा, अपचयन। कौन से एंजाइम की उपस्थिति में, एस्टेल्डिहाइड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, अपचयन। और अपचयन होने के लिए हाइड्रोजन चाहिए। हाइड्रोजन कहां से प्राप्त होगा बेटा, NADH2 जो ग्लाइकोलाइसिस में थे, NADH2 का डिहाइड्रोजनेशन होता है, जिससे क्या बनता है बेटा, NAD+ और साथ में 2 हाइड्रोजन आयन बनते हैं, वो इसका अपचयन कर देते हैं। तब उसके फलस्वरूप CH3 CH2 और किसका निर्माण होता है बेटा, एथेनॉल का निर्माण होता है। ये अपने पास पहला किण्वन का प्रकार आ गया बेटा, कौन सा, अल्कोहलिक किण्वन। कौन सा आ गया, अल्कोहलिक किण्वन। फिर दूसरा है पहला क्या बेटा, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। दूसरा है बेटा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन का क्या है, जब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया में अंतिम उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है, लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। तो ऐसे फर्मेंटेशन को क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रकार का फर्मेंटेशन किसमें पाया जाता है, तो कौन से बैक्टीरिया में, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया में। दूसरा एग्जांपल है बेटा क्लोस्ट्रीडियम बैक्टीरिया में। तीसरा एग्जांपल है मानव
मास रेशियो। किस प्रकार का फर्मेंटेशन पाया था बेटा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन है पाया था। इस प्रकार के फर्मेंटेशन में भी सबसे पहले ग्लाइकोलाइसिस द्वारा किसका निर्माण होगा बेटा? पायरुविक एसिड का निर्माण। इस प्रकार के फर्मेंटेशन में या लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में भी सबसे पहले ग्लूकोज का ग्लाइकोलाइसिस होगा। ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप क्या बनेगा बेटा? पायरुविक एसिड। अब इस पायरुविक एसिड का पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में, पायरुविक एसिड डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में इसका क्या हो जाता है बेटा? अपचयन हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है। और रिडक्शन होने के लिए वही NADH2 की आवश्यकता पड़ेगी। NADH2 का डिहाइड्रोजनेशन होगा तो दो हाइड्रोजन आयन बाहर निकलेंगे और दो हाइड्रोजन आयन क्या कर देंगे बेटा? इसका अपचयन। कैसे अपचयन होगा? CH3 आपके पास ये है। अब आपको इसमें क्या जोड़ने हैं? दो हाइड्रोजन आयन। अब आप सबको पता है इस कार्बन की दो वैलेंसी किससे पूरी हो रही है? ऑक्सीजन से। तो एक वैलेंसी किससे पूरी कर दो बेटा? हाइड्रोजन से। तो एक हाइड्रोजन यहां जुड़ गया तो कार्बन की एक वैलेंसी कम हो गई, दूसरी से किससे पूरी कर दो? ऐसे पूरी कर दो। ये क्या बन गया बेटा? लैक्टिक एसिड। इस प्रकार के फर्मेंटेशन में से ध्यान रखना बेटा, बाहर क्या नहीं निकलती है? CO2 बाहर नहीं निकलता। तो दूसरा कौन सा हो गया बेटा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। कौन सा? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में क्या हो रहा है? ग्लाइकोलाइसिस द्वारा पायरुविक एसिड बनेगा। पायरुविक एसिड का क्या होगा? डायरेक्टली पहले डी कार्बोक्सिलेशन में होकर डायरेक्टली क्या हो गया बेटा? रिडक्शन हो गया, अपचयन हो गया। और अपचयन होने के लिए अपचयनकारी शक्ति कौन सी है? NADH2। NADH2 का डिहाइड्रोजनेशन अर्थात ऑक्सीजन होगा, दो हाइड्रोजन बाहर निकलेंगे, दो हाइड्रोजन इसका अपचयन कर देते हैं किसमें? लैक्टिक एसिड। जब ये लैक्टिक एसिड अपनी मांसपेशियों में बनता है तो मांसपेशियों में इसकी कांड क्या शुरू हो जाता है बेटा? पैन शुरू यानी कि दर्द होना शुरू हो जाता है। तीसरे प्रकार के फर्मेंटेशन का नाम है बेटा एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन। इस प्रकार के फर्मेंटेशन का अर्थ क्या हो गया? जब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा अंतिम उत्पाद के रूप में या किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद के रूप में क्या बनता है? एसिटिक एसिड बनता है। तब ऐसे फर्मेंटेशन को अपन क्या कहते हैं? एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन का क्या हो गया? जब फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा अंतिम उत्पाद के रूप में किसका निर्माण होता है? एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। तो ऐसे फर्मेंटेशन को अपन क्या कहते हैं बेटा? एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। एसिटिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। इस प्रकार की फर्मेंटेशन की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है बेटा? एसिटो बैक्टर एसिटाई प्रक्रिया में पाई जाती है। इस प्रकार की फर्मेंटेशन की प्रक्रिया किसमें पाई जाती है बेटा? एसिटो बैक्टर एसिटाई प्रक्रिया में पाई जाती है। अब कैसे ये प्रक्रिया संपन्न होती है? तो इस प्रोसेस में भी सबसे पहले बेटा ग्लूकोज से क्या बनेगा? ग्लाइकोलाइसिस द्वारा क्या बना बेटा? वही पायरुविक एसिड। इस पायरुविक एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन हो गया। डीकार्बोक्सिलेशन होने से CO2 बाहर निकल गई। क्या बन गया बेटा? CH3 CHO यानी कि एस्टरडीहाइड। क्या बन गया बेटा? एस्टरडीहाइड। अब एस्टरडीहाइड का आगे जाकर क्या होता है बेटा? ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना। ये आपके पास क्या आ गया बेटा? CH3 CHO प्लस H2। अब दो हाइड्रोजन आयन से क्या हो जाएंगे बेटा? बाहर निकल जाएंगे। एक ऑक्सीजन को यहाँ एस्टरडीहाइड के साथ जोड़ दो, क्या बन जाएगा? CH3 COOH। कौन सा एसिड बन गया? एसिटिक एसिड। क्या बन गया? एसिटिक एसिड। चौथा प्रकार है
ब्यूटेराइड अम्ल किण्वन। जब किण्वन की प्रक्रिया के फलस्वरूप अंतिम उत्पाद के रूप में ब्यूटेराइड अम्ल बनता है तो इस प्रकार के किण्वन क्या कहते हैं? ब्यूटेराइड अम्ल किण्वन कहते हैं। इस प्रकार के किण्वन की प्रक्रिया किसमें पाया जाता है? बेसिलस ब्यूटाइरिकस बैक्टीरिया में। इसके अलावा क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइरिकस बैक्टीरिया के अंदर भी इस प्रकार के किण्वन पाया जाता था, ब्यूटेराइड अम्ल किण्वन। जिसमें सबसे पहले पायरुवेट अम्ल के साथ चारों तरफ जल का एक अणु होता है और 2 हाइड्रोजन आयन बाहर निकलते हैं, जिसके फलस्वरूप एसिटिक अम्ल बनता है। फिर एसिटिक अम्ल से जल का एक अणु बाहर निकलता है प्लस 4 हाइड्रोजन आयन जुड़ते हैं, उसके फलस्वरूप ब्यूटाइरिकस अम्ल का क्या होता है? निर्माण। अब दैनिक जीवन में अनेक प्रकार की किण्वन की प्रक्रिया को अपन दैनिक जीवन में क्या करते हैं बेटा? उपयोग करते हैं। यहाँ पे केमिस्ट्री में भी ये लेसन चलता है और यहाँ भी चलता है। जैसे जितने भी शराब बनाई जाती है उस पूरी शराब का निर्माण किससे होता है बेटा? किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। दूध से दही का निर्माण जो अपन घरों में करते हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा? किण्वन के द्वारा। या राबड़ी का निर्माण करते हैं वो किस प्रक्रिया के द्वारा? किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। या जो ब्रेड बनाते हैं उसमें भी किण्वन की प्रक्रिया संपन्न होती है। या फिर बाद में जो स्पंजी फूड आता है, इस स्पंजी फूड का निर्माण करने के लिए भी कौन सी प्रक्रिया अपनाई जाती है? किण्वन की प्रक्रिया अपनाई जाती है। अब इसके पश्चात अगला पॉइंट आता है बेटा ग्लूकोज के अपघटन के अन्य पथ। ग्लूकोज के अपघटन के अन्य पथ। अब अपन ने देखा है बेटा जो ऑक्सीशोषण की अपन ने प्रक्रिया पढ़ी है, इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा। क्या लिखा बेटा अपन ने? अनऑक्सीशोषण में सामान्यतः जीवों के अंदर ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण है वो ऑक्सीकरण ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा। लेकिन कुछ जीवों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण बिना ग्लाइकोलाइसिस और बिना क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा होता है। ऐसे ऑक्सीकरण को अपन क्या कहते हैं? ग्लूकोज के अपघटन के अन्य तत्व। क्या कहा है? अपन ने ऑक्सीशोषण की प्रक्रिया पढ़ी बेटा या अनऑक्सीशोषण की प्रक्रिया पढ़ी। सामान्यतः जीवों के अंदर ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो ऑक्सीकरण कौन से पथ द्वारा बेटा? ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल्स के द्वारा। लेकिन कुछ जीवों के अंदर ग्लूकोज का ऑक्सीकरण बिना ग्लाइकोलाइसिस व बिना क्रेब्स साइकिल्स के होता है। ग्लूकोज के ऐसे ऑक्सीकरण के पथ को अपन क्या कहते हैं? ग्लूकोज के अपघटन के क्या कहते हैं बेटा? अन्य पथ। आपके सिलेबस में 2 पथ है जिसमें से आज अपन एक पथ की बात करते हैं बेटा।
पेंटोज फॉस्फेट पेंटोज फॉस्फेट है पाथ। ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का जो अन्य पथ में बात कर रहे हैं उसमें पहला पथ अपने पास आ रहा है बेटा पेंटोज फॉस्फेट पाथ, शॉर्ट में कहते हैं ट्रिपल पी, पीपीपी, पेंटोज फॉस्फेट पाथ। सबसे पहले दो साइंटिस्ट थे बेटा वारबर्ग एंड डिकेंस नामक वैज्ञानिक ने ग्लूकोज के ऑक्सीकरण की खोज की, तो उन्होंने पाया कि ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बिना वारबर्ग एंड डिकेंस नामक वैज्ञानिक ने कुछ जीवों के अंदर जब ग्लूकोज के ऑक्सीकरण का अध्ययन किया तो उन्होंने क्या पाया कि कुछ जीवों में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण बिना ग्लाइकोलाइसिस हुए, बिना क्रेब्स साइकिल्स के। इस प्रकार के ऑक्सीकरण में ग्लूकोज का ऑक्सीकरण एक 5 कार्बन की शर्करा राइबोलोज 5 फॉस्फेट के माध्यम से होता है। अब ये शर्करा 5 कार्बन की है और 5 कार्बन की शर्करा क्या कहते हैं बेटा पेंटोज और फॉस्फेट युक्त है, इसलिए इस प्रकार के पाथवे का नाम कर दिया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। सीधा क्या रखो बेटा, सामान्यतः जीवों के अंदर श्वसन के दौरान या ऑक्सीशोषण के दौरान ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण होता है वो क्रेब्स साइकिल एंड ग्लाइकोलाइसिस के द्वारा। लेकिन वारबर्ग एंड डिकेंस नामक साइंटिस्ट ने कुछ जीवों के अंदर क्या पाया कि ग्लूकोज का ऑक्सीकरण ग्लाइकोलाइसिस एंड क्रेब्स साइकिल के बिना। इन जीवों के अंदर ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान एक 5 कार्बन की शर्करा कौन सी बनती है बेटा ग्लूकोज के ऑक्सीकरण के दौरान मध्यवर्ती कंपाउंड के रूप में कौन सी शर्करा बनती है राइबोलोज 5 फॉस्फेट। अब राइबोलोज 5 फॉस्फेट के माध्यम से ग्लूकोज का क्या हो रहा है ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए इस प्रकार के पाथवे का नाम क्या रख दिया पेंटोज फॉस्फेट पाथवे। पेंटोज फॉस्फेट पाथवे नाम क्यों रखा, क्योंकि राइबोलोज कितने कार्बन की शर्करा बेटा 5 कार्बन की, इसलिए 5 कार्बन की शर्करा क्या कहते हैं पेंटोज। साथ में कैसी शर्करा है फॉस्फेट युक्त, पेंटोज फॉस्फेट युक्त शर्करा है, इसलिए इस प्रकार के ऑक्सीकरण के मार्ग का नाम क्या दिया पथ का नाम क्या दिया पेंटोज फॉस्फेट पाथ, जिसका विस्तार पूर्वक अध्ययन कौन से वैज्ञानिक ने बोला रेकर नामक वैज्ञानिक ने किया। अगला पॉइंट है मैकेनिज्म ऑफ पेंटोज फॉस्फेट पाथ। अब पेंटोज फॉस्फेट पाथवे की पूरी प्रोसेस निम्न स्टेप के द्वारा होती है बेटा, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है फॉस्फोराइलेशन ऑफ ग्लूकोज। सबसे पहले वही कौन से एंजाइम की उपस्थिति में हेक्सोकाइनेज एंजाइम की उपस्थिति में ग्लूकोज किसके साथ क्रिया करता है बेटा एटीपी के साथ क्रिया करता है, जिसके फलस्वरूप किसका निर्माण होता है बेटा ग्लूकोज 6 फॉस्फेट प्लस किसका निर्माण होता है बेटा एटीपी, वही ग्लाइकोलाइसिस की पहला स्टेप। दूसरे स्टेप में का नाम है बेटा ऑक्सीडेशन ऑफ
ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। अब ये ग्लूकोज का फॉर्मूला है बेटा, ये तो हो गया ग्लूकोज। इस H के स्थान पर यदि क्या देना है कि फॉस्फेट समूह आ जाए तो ये बन गया ग्लूकोज 6 से। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कौन से एंजाइम की उपस्थिति में मिला? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम की उपस्थिति में किसके साथ मिला करता है? जल के साथ। स्टेप का नाम क्या है? ऑक्सीडेशन। इसका मतलब ऑक्सीजन का जुड़ना, ग्लूकोज के साथ क्या जुड़ेगी बेटा? ऑक्सीजन जुड़ेगी। साथ में एंजाइम कौन सा लिया अपन ने? डिहाइड्रोजिनेज। इसका मतलब हाइड्रोजन आयन भी बाहर निकालेगा। ये डिहाइड्रोजिनेज एंजाइम जल के अणु से 2 हाइड्रोजन आयन क्या कर देता है? बाहर निकाल देता है। और बाहर निकलने वाले हाइड्रोजन Na2+ का रिडक्शन कर देते हैं किसमें? NaH2। इसमें कर देते बेटा NaH2। साथ में क्या बच गई? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन किसके साथ हो जाती है? एल्डिहाइड समूह के साथ। एल्डिहाइड समूह के साथ बदलते ही वो किस में बदल जाएगा? कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। बाकी फॉर्मूला वैसा का वैसा छोड़ दो। ये अब यहां यदि H है तब तो इस एसिड को अपन कहते हैं कौन सा बेटा? ग्लूकोनिक एसिड। कौन सा एसिड कहते हैं? ग्लूकोज से क्या बना दिया बेटा? ग्लूकोनिक एसिड। और यदि यहां फास्फेट समूह जुड़ा हुआ है तो नाम क्या लेगा? फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। क्या बन गया बेटा? फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। क्या बन गया? फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। स्टेप कितने कंप्लीट हो गए बेटा? 2। यहां साथ में ध्यान रखना बेटा, एक मॉलिक्यूल किसका बन गया है? NAD। तीसरा स्टेप है बेटा डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। अब जो ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से आपके पास क्या बना बेटा? फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड बना है। ये आपके पास फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड है। फॉर्मूला क्या है बेटा? COOH CHOH CHOH। एक बार बेटा 4 की जगह यहां आपको 3 लेना है। CH2O। ये हो गया बेटा कौन सा? फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। अब थर्ड स्टेप का नाम क्या लिया बेटा? डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड। फॉस्फोग्लूकोनिक एसिड का कौन से एंजाइम की उपस्थिति में बेटा? फॉस्फोग्लूकोनिक डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है बेटा? ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन। अब ऑक्सीडेटिव डीकार्बोक्सिलेशन में मैंने सदैव क्या कहा था? साथ में हाइड्रोजन आयन भी बाहर निकलेंगे और डीकार्बोक्सिलेशन इसका मतलब CO2 भी बाहर निकलेगी। यहां से ये मॉलिक्यूल किसका निकाल दो बेटा आप? CO2 को। साथ में ऑक्सीडेटिव है इसका मतलब 2 हाइड्रोजन आयन, एक हाइड्रोजन आयन है ये और एक हाइड्रोजन आयन है ये दोनों हाइड्रोजन आयन NAD+ का ऑप्शन कर देते हैं बेटा किसमें? NADH2 में। क्या बच गया? CHO। क्या बच गया बेटा? CHO। बाकी CHOH3 CH2O3। कितने कार्बन का? 1 3 4 और 5 राइबोलोज 5
फॉस्फेट और एक मोलिक्यूल किसका बाहर निकल गया यहां तक कि पूरी प्रक्रिया को कंप्लीट होने में कितने CO2 के मोलिक्यूल बाहर निकले बेटा एक CO2 का मोलिक्यूल बाहर निकला है और साथ में दो मोलिक्यूल किसके बन गए NADH2 के और एक मोलिक्यूल किसका बन गया बेटा राइबोज 5 अब कितने स्टेप लगे यहां तक की प्रक्रिया कंप्लीट होने में 3 स्टेप अब पुनः अगला चक्कर क्या हो जाता है बेटा शुरू हो जाता है राइबोज 5 फॉस्फेट का क्या हो जाएगा बेटा ऑक्सीकरण फिर उसका ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन एक CO2 बाहर निकल जाएगी कितने कार्बन की बचेगी 4 कार्बन की श्रृंखला फिर 4 कार्बन की श्रृंखला से एक CO2 का मोलिक्यूल और बाहर निकलेगा वही 2 स्टेप के द्वारा इस प्रकार प्रत्येक CO2 के बाहर निकलने पर 2 मोलिक्यूल किसके बाहर निकले बनेंगे NADH2 के कितने ग्लूकोज से मोलिक्यूल CO2 के बाहर निकलेंगे 6 मोलिक्यूल एक निकलने पर कितने NADH2 बनेंगे 2 तो 6 से कितने बन जाएंगे बेटा 12 NADH2 एक आगे जाकर ETS में कितने ATP देता है 3 तो 36 इस प्रकार इस पाथवे के द्वारा ग्लूकोज के एक अणु का पूर्ण ऑक्सीकरण होने पर 36 ATP बनते हैं एक ATP स्टार्टिंग में अपन ने काम लिया था इसी प्रक्रिया को कल अपन थोड़ा दोबारा डिटेल में बताएंगे बेटा थैंक्स।